सुप्रभात बच्चों। वसंत इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 10 झांसी की रानी इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आपको तो पता है झांसी की रानी कौन है ना। झांसी की रानी जो है ये बहुत महान थी, मतलब कि इतनी ताकतवर थी, इतनी बुद्धिमान थी कि वह अपने जोर से, अपनी ताकत से सभी जो अंग्रेज थे उन्हें उसने अपनी ताकत से और अपनी बुद्धि से हराया था। और यह जो झांसी की रानी है यह लक्ष्मीबाई वीरता के नाम से इसे जाना जाता है। तो आइए हम इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके वीरता के बारे में हम पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन का मतलब होता है बच्चों राजगद्दी। भ्रुकुटी का मतलब होता है भौह। गुमी हुई इसका मतलब होता है खोई हुई। कीमत का मतलब है मूल्य। फिरंगी इसका मतलब होता है अंग्रेज। ठानी थी मतलब निश्चय करने वाला। और मर्दानी का मतलब होता है मर्द की तरह, मतलब के मर्द के गुणों वाली। तो यहाँ पर यह जो लक्ष्मीबाई है यह मर्द की तरह अपने अंग्रेजों पर, मतलब अपने शत्रुओं पर वार करती थी। तो इस पंक्तियों में कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, यह इस कविता की कवयित्री है। इन्होंने इस पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा है कि अंग्रेजों की गलत नीतियों से देशी शासक वर्ग जो था वह बहुत चिंतित था। अपने शोषण और अपमान से राज परिवार की जो भौहें थी क्रोध से तन गई थी, मतलब उन्हें बड़ा गुस्सा था अंग्रेजों पर। वर्षों की गुलामी से जिस भारत को बूढ़ा और कमजोर कर दिया था, अब भारत जैसा देश जो था, और भारत जैसे देश को अंग्रेजों ने अपने गुलामी से क्या कर दिया था, भारत को कमजोर बना दिया था। उसमें भी जवानी का नया जोश हिलोरे लेने लगा था, मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई को उस भारत देश में जवानी लाना था, मतलब उसे जोश उत्पन्न करना था। सबको अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का महत्व समझ में आने लगा। जो स्वतंत्रता हमारी गई थी उस स्वतंत्रता को लाने के लिए बहुत लोगों को समझ आने लगी और सबने यह निश्चय कर लिया कि अभी अंग्रेजों को हमें देश से मार भगाना है। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पंक्तियों के माध्यम से जो कवयित्री है वह कहना चाहती है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। बचपन से ही वह अपने नाना साहब की क्या करती थी, उनके साथ रही, उनके साथ पढ़ी बली और उनके साथ ही खेलती थी। बचपन से रानी लक्ष्मीबाई को नाना साहब जो थे वे क्या कहते थे, छबीली इस नाम से पुकारते थे। और यह जो थी अपनी, मतलब इसे अपनी बहन मानते थे। यह दिखने में बड़ी सुंदर थी। उसकी दोस्ती केवल बरछी ढाल कटार और तलवार से ही थी, मतलब कि वह इन्हीं के साथ रही है, इन्हीं के साथ पड़ी बली है। तो बरछी ढाल कृपाण कटारी यही उसकी बचपन से सहेली है। शिवाजी की वीरता की गाथाएं उसके जुबानी याद है, मतलब शिवाजी की जो भी कहानी है उसे याद है। बुंदेलखंड के हरबोले कहते हैं कि वह एक महान योद्धा थी। कौन थी वह महान योद्धा थी? जो युद्ध में मर्दों की तरह लड़ती थी, मर्दों की भांति लड़ती थी, मतलब मर्दों की तरह वह लड़ती थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी
भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अवतार का मतलब क्या होता है बच्चों? जन्म। पुलकित का मतलब होता है खुश। व्यूह रचना, इसका मतलब होता है युद्ध में दुश्मन को घेरने की कला। सैन्य मतलब सेना। दुर्ग मतलब होता है किला। खिलवाड़ का मतलब होता है खेल। आराध्य, आराध्य मतलब जिसकी हम आराधना करते हो। और भवानी, भवानी मतलब दुर्गा देवी। तो कवयित्री इस पंक्तियों के माध्यम से हमें कहना चाहती है कि यह कहना बहुत ही मुश्किल था कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह लक्ष्मी थी, दुर्गा थी, या स्वयं वीरता ने उसके रूप में जन्म लिया था, क्योंकि वो वीरता थी। उसकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती थी। नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किले तोड़ना, यही बचपन में रानी के प्रिय खेल थे। मतलब वे खेल खेल में ही दुर्ग तोड़ देती थी, सैन्य को घेर लेती थी, शिकार करती थी, दुश्मनों को घेर लेती थी, यही उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की जो कुलदेवी है माँ दुर्गा, उसकी वह पूजा किया करती थी, क्योंकि वह उसकी आराधना करती थी। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई में वीरता के संस्कार भरे हुए थे। बुंदेलखंड के हरबोले उस साहसी वीरांगना के पौरुष की कथा गा गा कर सुनाते थे कि यह जो झांसी की रानी है यह मर्दों जैसी लड़ती है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वैभव का मतलब होता है समृद्धि, सुख, संपत्ति। ब्याह, ब्याह का मतलब होता है शादी या विवाह। सुबट, सुबट का मतलब होता है वीर योद्धा। विरुदावली, विरुदावली का मतलब प्रशंसा और यश के जो हम गीत गाते हैं। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री हमें बताना चाहती है कि वीरता की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई, इनका विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के जो राजा है जिनका नाम है गंगाधर राव, उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। राजमहल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां छाई थी। बधाई के गीत हर तरफ गाए जा रहे थे। बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं के यश का गीत जो दुनिया गाती है, रानी लक्ष्मीबाई का उस गीत को चरितार्थ करने झांसी के महलों में आई थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया और शिव ने भवानी को। आज भी हम देखते हैं कि बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख में हम उस साहसी रानी की कथा सुनते हैं जिसने पुरुषों की तरह टक्कर दी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालागति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मेरे राजा जी, रानी शोक समाधनी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित होना, उदित होना का मतलब होता है उगना। सौभाग्य, सौभाग्य का मतलब सुख। मुदित का मतलब होता है प्रसन्न। उजियाली मतलब रोशनी या उजाला। कालागति का मतलब होता है समय का चक्र। काली घटा मतलब विपत्ति, यहाँ पर काली घटा का मतलब है विपत्ति, सामना या समस्या। कर, कर का मतलब होता है हाथ। विधि, विधि का मतलब होता है भाग्य, भाग्य बनाने वाले। निसंतान, निसंतान मतलब बिना किसी संतान के। शोक समानी का मतलब होता है दुख में समा जाना। तो इस पंक्तियों के माध्यम से हमें कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यह बताना चाहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ था। महलों में खुशहाली छा गई, लेकिन भाग्य को यह सब मंजूर नहीं था। भाग्य ने बहुत ही गलत रानी लक्ष्मीबाई के साथ किया था। समय का जो चक्र था वह शीघ्र ही उसके जीवन में अंधकार ला गया, उनके जीवन में अंधकार हो गया।
तीर कमान थामने वाले उसके हाथों में भाग्य से सुहाग की चूड़ियां देखी नहीं गई। मतलब कि जो विवाह होती है, विवाह स्त्रियां जो होती है उनके हाथ में चूड़ियां होती है, पर जब उनके पति का देहांत हो गया तब उनके हाथों से चूड़ियां ही चली गई, उनके हाथ सुहाग जो था वो चला गया। राजा जी निसंतान ही चले बसे, जो राजा जी थे वे निसंतान ही चल बसे। रानी विधवा हो गई। रानी के दुख की कोई भी सीमा नहीं थी। ईश्वर को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई, ऐसा यह कवियत्री कहती है। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने उस वीरांगना और साहसी रानी की कथा सुनी है। बूझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हर्षाया, हर्षाया का मतलब होता है खुश होना। हड़पना, हड़पना का मतलब होता है छल से हासिल करना। अवसर मतलब मौका। फौरन मतलब तुरंत। फौजे मतलब सेनाएं। लावारिस का मतलब होता है बिना उत्तराधिकारी के। वारिस मतलब उत्तराधिकारी। अश्रुपूर्ण का मतलब आंसुओं से भरी हुई, और वीरानी का मतलब होता है पराई। तो कवियत्री इन कविता में पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहती है कि राजा की मृत्यु के बाद झांसी राज्य में दुख का अंधेरा छा गया था। पूरे राज्य के लोगों को राजा का बहुत ही दुख था। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा था। यह समाचार जानकर लॉर्ड जो डलहौजी, उन्हें मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि वे अंग्रेज थे। उसने समझा कि राज्य को हथियाने का यही सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि राजा तो चल बसा। उसने तुरंत ही सेनाएं उस झांसी में भेज दी और झांसी के किले पर अपना झंडा फहरवा दिया और स्वयं को उस राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया। वह जो डलहौजी था उसने झांसी राज्य में खुद को क्या साबित कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। मतलब उस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि जो उत्तराधिकारी था वह तो चल बसा। इसीलिए यह जो डलहौजी था इसने खुद को झांसी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आंखों में आंसू भरे हुए रानी ने जब यह देखा तब झांसी पराई हो गई थी। वहां अजीब सी नीरवता छाई हुई थी, बहुत ही दुख छाया हुआ था। और बुंदेले हरवालों के मुंह से हमने उस हिम्मत वाली रानी की कहानी सुनी है जो जमकर दुश्मनों से लड़ी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय, अनुनय विनय मतलब प्रार्थना करना। विकट का मतलब होता है अजीब या कठिन। माया का मतलब होता है चाल। काया पलटना मतलब बदलाव आ जाना। तो कवियत्री इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह कहना चाहती है कि अंग्रेजों की जो चालाकियां थी उन्हें समझना बहुत ही कठिन था। किसी की प्रार्थना, ये जो अंग्रेज थे ये किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनते थे। जब वे व्यापारी बनकर भारत आए तब उन्होंने हमसे दया मांगी थी। यही अंग्रेज हमारे भारत पर हमसे दया मांगने लगे और ये व्यापार करना चाहते थे। तब हमारे भारत ने सच में उन पर दया दिखाई। लेकिन अब ये जो डलहौजी है इसने देश में अपना राज्य विस्तार आरंभ कर दिया है। मतलब राज्यों को विस्तार करना उसने शुरू कर दिया है। उसका स्वरूप अब बदल गया है। राजाओं और नवाबों को भी वह अपने पैरों की धूल के समान समझने लगता है। नवाबों और राजाओं की जो रानियां हैं उन रानियां क्या हो गई है, अभी दासियां बन गई है, और अंग्रेज महिलाएं जो है वे महारानियां बनती चली जा रही है। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की सभी कहानियां सुनी है। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात।
उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था व्रजनिपात। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देहली, देहली मतलब हमारे भारत की राजधानी जो दिल्ली है उसे देहली कहते हैं। कैद, कैद का मतलब होता है बंद। घात का मतलब होता है धोखा। बिसात मतलब हैसियत। ब्रज निपात का मतलब होता है भारी मुसीबत आना। तो कवियत्री कहती है, अंग्रेजों ने दिल्ली की जो राजधानी है उसे भी छीन ली। देखते ही देखते लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया था और नागपुर जैसे शहर पर भी धोखे से उन्होंने अधिकार कर लिया। उदयपुर, तंजौर, सातारा, कर्नाटक भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं रख पाए। सिंध, पंजाब, ब्रह्मा पर भी उनके भीषण आक्रमण की मुसीबत आई। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों की भी यही दशा हुई जो बाकी राज्यों की हुई। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने इनकी कथा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कथा भी सुनी है। रानी कोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। यो पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रनिवास का मतलब होता है रानी के रहने का स्थान। बेगम का मतलब होता है बादशाह की पत्नी। गम मतलब दुख। बेजार मतलब होता है दुखी, परेशान। सरेआम मतलब खुलेआम। परदेशी मतलब दूसरे देश में। तो यहाँ पर कवियत्री कहती है, अंग्रेजों ने देशी राजाओं और नवाबों का अपमान किया, जिससे रनिवासों में उनकी रानियां और बेगमें दुख से बेहाल होकर रोया करती थी, क्योंकि उनके जो बेगम थे उनके भी ऐसे ही उन लोगों ने हाल किए। उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजारों में ये अंग्रेज बेचते थे। अंग्रेज अपने अखबारों में खुलेआम उनकी नीलामी के विज्ञापन छापते थे। जब ये नीलामी करते थे तो खुद अपने नीलामी की खबर विज्ञापन जो है अखबारों में छापते थे। नागपुर के जेवर से ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार खरीदो, ऐसे ये विज्ञापन छापते थे। इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी। बुंदेल हरबोलों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई के पौरुष और वीरता की कहानियां सुनी हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों का मतलब झोपड़ियों होता है। विषम वेदना इसका मतलब गहरा दुख। आहत मतलब घायल। अपमान मतलब बेइज्जती। पुरखों मतलब पूर्वजों। अभिमान मतलब गर्व। जुटाना मतलब होता है इकट्ठा करना। रणचंडी का मतलब युद्ध की देवी। आह्वान मतलब बुलावा और प्रारंभ का मतलब होता है शुरू। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहती है, अंग्रेजों की नीतियों से सभी लोग जो थे वे आक्रोश में थे। झोपड़ियों में रहने वाले जहां गहरा कष्ट झेल रहे थे, वही महलों में रहने वाले अपने अपमान से आहत थे, मतलब अपने अपमान सहते थे। मतलब कि यहाँ पर गरीबों को भी दुख था और महलों में रहने वाली जो महिलाएं थी उन्हें भी अपमान सहन करना पड़ता था। दूसरी ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों से अभिमान के भाव से भरे हुए थे। नाना धुंधुपंत पेशवा उसी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। उधर उनकी छबीली बहन लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध का ऐलान कर दिया, क्योंकि वह वीर थी।
इस प्रकार युद्ध का वह पावन यज्ञ शुरू हुआ जिससे देश और देशवासियों के हृदय की सोई हुई ज्योति को जगाना था। और उनकी सोई हुई ज्योति किसने जगाई? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। बुंदेले हरबोलों के मुंह में हमने उस महान और वीरांगना रानी की कहानी सुनी है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपके छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ज्वाला का मतलब होता है बच्चों लपट। अंतरतम मतलब होता है हृदय। चेती मतलब सावधान। उकसाना मतलब भड़काना। उकसाना मतलब होता है भड़काना। तो यहाँ पर कवियत्री कहना चाहती है इस क्रांति में पूरा जो देश था वह भागीदार था। मतलब ये जो युद्ध था, इस युद्ध में पूरे देश ने सहभाग लिया था। महलों में रहने वालों ने इस आग को प्रज्वलित किया और झोपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपेटों को और तेज बनाया। मतलब कि झोपड़ी में जो रहने वाले थे वे भी उनके साथ शामिल हो गए। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय में आई थी। मतलब देशवासियों को किसी भी हाल में अपने देश को स्वतंत्रता देनी थी और वे भड़के हुए थे। उनने अपने मन में जिद ठानी थी कि हमारे देश को हम स्वतंत्रता दिला के रहेंगे। क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया। लखनऊ को भी इसने अपने लपेटे में ले लिया। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति का जोर था। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थी। यह कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी है। इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना दुंदू पंत, तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महायज्ञ, महायज्ञ का मतलब महान एवं पवित्र कार्य। वीरवर का मतलब होता है बहादुर, काम आना, मतलब शहीद होना। सरनाम का मतलब होता है प्रसिद्ध। अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। गगन मतलब आकाश। जुर्म, जुर्म का मतलब होता है अपराध। और कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब होता है बलिदान। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री हमें बताना चाहती है कि स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हुए, अपने उन्होंने प्राण त्याग दिए। इनमें नाना धुंधु पंत, तातिया और चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध है। साथ ही अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के मर्दाने रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी। यहाँ जो रानी लक्ष्मीबाई है उसने मर्दानी के तौर पर इन अंग्रेजों से वह डटकर लड़ी थी, उसने हार नहीं मानी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। गाथा, गाथा का मतलब होता है कहानी। मर्द का मतलब होता है पुरुष। मर्दानो मतलब पुरुषों। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। आसमानों में मतलब गैर बराबरी वालों में। जख्मी, जख्मी का मतलब होता है घायल। अजब का मतलब होता है अजीब, अलग तरह के। और हैरानी, हैरानी का मतलब होता है आश्चर्य। तो इस कविता के माध्यम से हमें कवियत्री यह कहना चाहती है कि अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच
किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी है। उसी समय लेफ्टिनेंट जो है, लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए वहां आ पहुंचा और सैनिकों के बीच से वह आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा। मतलब किनके दोनों के बीच? रानी लक्ष्मीबाई और लेफ्टिनेंट वॉकर, इन दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा, जो पूर्णतः कैसा था? असमान था, मतलब गैर बराबरी में। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के सामने वॉकर टिक नहीं सका, क्योंकि इतने वीर से, इतने हिम्मत से वह रानी लक्ष्मीबाई उस वॉकर से टकराने लगी थी। और आखिरकार वह लेफ्टिनेंट वॉकर जो था वह घायल होकर, हतबल होकर वहां से भाग गया। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उस वीरंगना के पौरुष की कथा सुनी है जो जमकर अंग्रेजों से लड़ती है। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। निरंतर, निरंतर मतलब होता है लगातार। भूमि का मतलब होता है धरती। तत्काल का मतलब होता है उसी समय। स्वर्ग सिधारना मतलब कि मरना। अधिकार का मतलब होता है कब्जा करना। और राजधानी, राजधानी मतलब राजधानी। कवियत्री आगे कहती है, रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ते हुए कालपी पहुंची। ये एक जगह का नाम है। घोड़ा थक कर धरती पर गिर गया और मर गया। यमुना के किनारे पर रानी ने फिर से अंग्रेजों को हराया। फिर से यह जो रानी लक्ष्मीबाई थी, यह अंग्रेजों से युद्ध करने लगी। विजयी होकर वह आगे बढ़ी, वह हार नहीं मानी, वह आगे बढ़ी और ग्वालियर पर भी उसने अधिकार किया। वहां के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे। वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि वे कहीं तो भी रानी लक्ष्मीबाई से डरे हुए थे। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से हमने वीरता पूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे फिरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन्मुख का मतलब होता है सामने। मुंह की खाना मतलब हार जाना। सखिया मतलब सहेलिया। क्षेत्र मतलब होता है स्थान या मैदान। और मार मचाना मतलब क्या होता है? मारकाट करना। तो यहाँ पर कवियत्री कहना चाहती है कि रानी विजयी होकर आगे बढ़ ही रही थी कि अंग्रेजों की सेना ने फिर से रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। इस बार उनका सामना जो था वो किनके साथ था? जनरल स्मिथ के साथ था, जिसे उन्होंने परास्त किया। रानी के साथ उनकी और भी सहेलियां काना और मंद्रा थी। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन तभी पीछे से यूरोज आ गया और रानी चारों ओर से दुश्मनों से घिर गई। मतलब कि यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को चारों ओर से घेर लिया। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उसी वीरंगना रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। वह अंग्रेजों से मर्दानी के साथ लड़ती थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलती बनी इसका मतलब है आगे बढ़ी। सैन्य मतलब सेना। संकट मतलब परेशानी, विपदा। विषम मतलब कठिन। अपार मतलब जिसे पार न किया जा सके। अड़ा मतलब रुक गया। शत्रु मतलब दुश्मन।
बहुतेरे, बहुतेरे का मतलब होता है बहुत सारे। वार मतलब हमला। सिंहनी मतलब शेरनी। वीरगति मतलब शहादत, बलिदान। तो इन पंक्तियों में कविता में कवियत्री कहना चाहती है, अंग्रेजों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मारकाट मचाई। फिर भी इतनी घायल थी वह, फिर भी उसने सभी को मार काटा और शत्रु सेना को पार करके वह और आगे बढ़ती गई। तभी सामने एक नाला आया। इस विपत्ति को पार करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि उसका घोड़ा नया था और अड़ गया था। जिस घोड़े पर रानी लक्ष्मीबाई बैठी थी वह घोड़ा नया था और वह अड़ा हुआ था, मतलब रुक गया था। इतनी देर में अंग्रेज घुड़सवार आ पहुंचे। घोड़े पर सवार इतनी ही समय में पीछे से अंग्रेजों ने उन पर वार किया। अकेली रानी अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी। तब उस समय जब अंग्रेजों ने उस पर वार किया, तब रानी लक्ष्मीबाई अकेली थी। वार पर वार होते रहे और अंततः शेरनी के समान वह वीरांगना घायल होकर गिर पड़ी। उसे देश के लिए शहीद होना ही था। बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीरांगना रानी ने अपने प्राणों को देश हित में न्यौछावर कर दिया। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिधारना का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, जो इस लोक का नहीं है। तेज का मतलब होता है आभा। मनुज का मतलब होता है मनुष्य। अवतारी मतलब ईश्वर का रूप। नारी मतलब स्त्री, महिला। पथ का मतलब रास्ता। सीख का मतलब होता है शिक्षा। कवियत्री आगे कहती है कि अंत में रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई, मतलब अंग्रेजों ने उस पर इतने वार किए कि आखिरकार वह देश को प्यारी हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। चिता पर ही उसकी अलौकिक यात्रा निकली। उसका तेज अग्नि के तेज में मिल गया। वह सही अर्थों में तेज की ही अधिकारी थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उसने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ 23 वर्ष की आयु में ही इतना हिम्मत वाला काम जो था, मर्दानी वाला काम, सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई ही कर सकती थी। वह अवश्य ही ईश्वर का कोई अवतार थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने आई थी। वह हमें रास्ता दिखाकर चली गई। हमें जो शिक्षा देनी थी वह हमें देकर चली गई। बुंदेले हरबोलो ने हमें उसी महान नारी की कथा सुनाई थी जो बड़ी ही मर्दानगी के साथ अंग्रेजों से लड़ी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गालों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब उपकार को मानने वाला। बलिदान देना मतलब स्वयं की आहुति देना। अविनाशी मतलब कभी न मिटने वाली। मदमाती, मदमाती मतलब मस्ती वाली। स्मारक मतलब स्मृति चिन्ह। अमिट मतलब कभी न मिटने वाली निशानी। कवियत्री आखिरकार कहती है कि रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि उसने अर्पित करते हुए कहा, हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ ना लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के प्रयास किए जाए। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दे, लेकिन तुम स्वयं कभी न मिटने वाली एक निशानी हो। तुम्हारा कोई स्मारक बने या ना बने, तुम स्वयं ही अपना स्मारक हो।
क्योंकि तुम्हारी वीरता और गाथा अतुलनीय है। अर्थात हम तुम्हारे इस बलिदान के लिए हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी है। तो इस तरीके से इस कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही अच्छे शब्दों में रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का उन्होंने वर्णन किया है और इस तरीके से यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।